softly stay. Hello everyone, in this video we are going to study that how the British rule arise in India. So let's start the video. पहले इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप था, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. इंडियन स्पाइसेस, इंडियन क्लोथ मटेरियल एक्सेट्रा इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. यूरोपियन कंट्री और इंडिया के बीच में लैंड रूट के थ्रू ट्रेड होते थे और लैंड रूट के बीच में था कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जो कि टर्की में है. बट इन 1453 एडी टर्किश मुस्लिम ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंकर कर लिया और यूरोपियंस के लिए लैंड रूट एंड सी रूट बंद कर दिए गए. आफ्टर दैट यूरोपियंस डिसाइडेड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू रीच इंडिया. जब यूरोपियंस ने इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट्स की डिस्कवरी स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पर कोई सक्सेस नहीं हो पाया. और जो पहले थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया वो थे बार्थोलोमे डियाज जो पोर्टुगल के थे. और फिर अगेन इन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन से बिलोंग करते थे उन्होंने एक जगह डिस्कवर की और उन्हें ये लगा कि वो इंडिया है पर ऐसा नहीं था. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यही बिलीव किया कि वो इंडिया है पर ऐसा बिल्कुल नहीं था. और उसके बाद अमेरिगो वेस्पुकी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि वो इंडिया नहीं है और अमेरिगो वेस्पुकी के नाम से ही उस जगह का नाम रख दिया गया और उस जगह का नाम अमेरिका रखा. फाइनली 1498 एडी में वास्को दी गामा जो है पोर्टुगल सेलर, उन्होंने सी रूट इंडिया तक पहुंचने का सी रूट डिस्कवर कर लिया और वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पार्ट जो है कैलिकट वहां पे पहुंचे और किंग जैमोरिन जो वहां के किंग थे उन्होंने उनका वेलकम किया. पोर्टुगीज इंडिया में सबसे पहले आए थे, उन्होंने इंडिया का सी रूट सबसे पहले डिस्कवर किया और पोर्टुगीज ने कुछ 100 ईयर के स्पैन में अपना ट्रेड बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया. और पोर्टुगीज की सक्सेस से इंस्पायर्ड होके डच पीपल जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे एंड डेनिश पीपल जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे वो भी इंडिया में आए और उन्होंने भी अपना ट्रेड स्टार्ट किया. आफ्टर दैट 1680 में क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया. उनकी फर्स्ट शिप जो सूरत में आई थी उनके कैप्टन थे कैप्टन विलियम हॉकिंस. पर पोर्टुगीज के ऑपोजिशन की वजह से वो अपनी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए इंडिया में. बट फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन मिल गई और उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर इंडिया में कोठी सूरत में 1613 एडी में एस्टैब्लिश किया. उसके बाद उन्होंने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में भी अपने ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किए. उस टाइम पर मराठास बहुत पावरफुल थे और इसी वजह से ब्रिटिशर्स को हमेशा उनका डर रहता था और उन लोगों ने ईस्ट और साउथ की तरफ अपने ट्रेड सेंटर को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. मुंबई उनका मेन हेडक्वार्टर बना 1687 एडी में. उसके बाद 1668 एडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए और वो अपने ट्रेड सेंटर्स माही, कराईकाल, पौंडीचेरी, चंद्रीनगर एंड मछलीपट्टनम में एस्टैब्लिश करते हैं. 18th सेंचुरी में इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों ही बहुत बिजी होते हैं अपना अपना रूल एस्टैब्लिश करने में और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज कैप्चर करने में. 1746 एंड 1763 के बीच में 3 कर्नाटका वॉर हो चुके होते हैं द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और इसकी वजह से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन और भी इजीली हो जाता है. एट लास्ट जो ये बैटल था पावर के लिए, टेरिटरीज के लिए, जब ये ख़त्म हो गया तो पोर्टुगीज के पास दीव, दमन एंड गोवा आ गया. फ्रेंच के पास उनके जो ट्रेड सेंटर्स थे चंद्रीनगर, माही, कराईकाल एंड पौंडीचेरी वो आ गए. मीनवाइल जो डच पीपल थे उन्हें इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा. सो लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 23 जून 1757 एडी में. सिराजुद्दौला जो बंगाल के किंग थे उनके इम्पल्सिव नेचर की वजह से उनके ही
किंगडम में उनके कुछ एनिमीज थे। एंड बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, उसका रीज़न ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता ट्रेड सेंटर की सिक्योरिटी के लिए उस ट्रेड सेंटर के आजू बाजू एक फोर्ट्रेस बिल्ड के एक वॉल बनाई, जो नवाब की परमिशन के बिना बनाई गई थी। और ये बात नवाब सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस वॉल को तोड़वा दिया। और जब ये बात चेन्नई मद्रास में पता चली तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्मॉल आर्मी भेजी कोलकाता ट्रेड सेक्टर के हेल्प के लिए, और जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि वो नवाब की आर्मी से नहीं जीत सकते, क्योंकि नवाब की आर्मी उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक कंस्पायरी बनाई, एक प्लान बनाया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के जो कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड शेठ अमीचंद को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला को ब्लेम किया गया कि वो अपने किंगडम के लोगों को अननेसेसरीली हैरेस करते हैं, और उनके पास के एक विलेज में वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। उस विलेज का नाम था प्लासी। प्लान के अकॉर्डिंग मीर जाफर बैटल हार जाता है, जिस वजह से सिराजुद्दौला भी बैटल हार जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की कंस्पिरेसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ आधे दिन में पूरा हो जाता है। एज ए रिजल्ट कंपनी को 24 परगनास का फ्री होल्ड मिल जाता है एंड मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी के साथ ही स्टार्ट होता है 1757 में। लेट्स स्टार्ट इन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। हमने आगे पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ब्रिटिशर्स को अपना पावर बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो बार बार कोई ना कोई रीज़न से मीर जाफर से पैसे मांगते, पर मीर जाफर उन्हें नहीं देता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीर जाफर को हटाकर उनका जो सन इन लॉ है मीर कासिम, उसे नवाब बनाएंगे। एंड जब उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मीर कासिम मीर जाफर से ज़्यादा एम्बिशियस है। इसलिए फिर वो फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। बात मीर कासिम को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो नवाब ऑफ अवध के पास जाता है हेल्प के लिए। उस टाइम पीरियड में मुगल एम्पर शाह आलम भी अवध में ही होता है। ये तीनों मिलके एक यूनाइटेड आर्मी बनाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करेंगे। आफ्टर दैट 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूनाइटेड आर्मी के बीच में वॉर होता है, जिसमें यूनाइटेड आर्मी हार जाती है। इस वजह से कंपनी के पास दीवानी राइट आ जाता है, और दीवानी राइट के थ्रू कंपनी के पास बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी आ जाती है। आफ्टर दैट इन 1773 AD ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल है कंपनी का। कंपनी की जितनी भी ऑल ओवर ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो गवर्नर के अंडर आ जाएगी, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी। मुंबई मद्रास के जो गवर्नर है एंड उनके जो काउंसिल है वो भी गवर्नर जनरल के अंडर आ जाएगी। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। उनके टाइम पीरियड में फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर हैदर अली ऑफ मैसूर के साथ हो गई थी। मराठास एंड हैदर अली दोनों ही बहुत पावरफुल थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। दोनों साइमल्टेनियसली एक के बाद एक ब्रिटिशर्स के साथ वॉर कर रहे थे और ब्रिटिशर्स की पावर डिक्रीज हो रही थी। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में थर्ड मैसूर वॉर होता है टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को डिफीट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंबाइंड फोर्स बनाती है मराठास एंड निज़ाम के साथ मिलकर। एंड अनफॉर्चुनेटली टीपू सुल्तान हार जाते हैं एंड उन्हें ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कॉर्नवालिस के बाद इंडिया के गवर्नर जनरल होता है सर जॉन सोर, जिनकी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉपुलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एंड दूसरी तरफ मराठास और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। गवर्नर जनरल वेलेस्ली जो जॉन सोर के बाद आते हैं,
उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो फिर से कंपनी का रूल इंडिया में एक्सपांड करे। इसलिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के इम्प्लीमेंट के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने इंडिया के बहुत सारे प्रोविजन एनेक्स कर लिए एंड फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक्सपांड किया। 5 टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड जो पहला है वो ये है कि जो स्टेट ये ट्रीटी एक्सेप्ट करेगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी प्रोवाइड करेगी जो उनके स्टेट को इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो स्टेट ये ट्रीटी को एक्सेप्ट करेगा उन्हें ब्रिटिशर्स को आर्मी की मेंटेनेंस के लिए इनकम देने पड़ेगी या तो इक्विवेलेंट एरिया देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कंपनी की परमिशन के बिना जो स्टेट ये ट्रीटी एक्सेप्ट करता है वो किसी और स्टेट के साथ कोई भी वॉर साइन नहीं कर सकता या कोई भी अदर ट्रीटी साइन नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट में ये है कि जो स्टेट ये ट्रीटी एक्सेप्ट करता है उनकी स्टेट असेंबली में कंपलसरी एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट जो पर्टिकुलर स्टेट ये ट्रीटी एक्सेप्ट करेगा उधर ब्रिटिशर्स के सिवाय और कोई फॉरेनर एम्प्लॉयड नहीं होगा। निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज स्वीट पॉइजन। जब वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को पूछा कि वो ये ट्रीटी एक्सेप्ट करे बट टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। टीपू सुल्तान को डिफीट करने के लिए उन्होंने निजाम को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया। आफ्टर ऑल 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ। वेलेस्ली के बाद वॉरेन हेस्टिंग को फिर से गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग नेपाल के साथ एक वॉर करता है जिसके बाद गुरखा उसको अपनी आर्मी में ले लेता है एंड उसके बाद फिर से पिंडारा उसके साथ वॉर करता है एंड उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है। मराठास के साथ थर्ड वॉर के बाद कंपनी अपना रूल इंडिया में एस्टेब्लिश कर लेती है। विलियम बेंटिक प्रीवियस गवर्नर जनरल्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लिबरल थे। उन्हें लिबरल गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता था। बेंटिक ये बिलीव करते थे कि अगर वो भी प्रीवियस गवर्नर जनरल की तरह स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन फैलेगा और उस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से लोगों में यूनिटी बढ़ेगी। तो इसलिए वो अपना काम बहुत ही लिबरली एंड सेटिस्फाइडली करते थे। 1848 में डलहौसी इंडिया आते हैं एज अ गवर्नर जनरल। उनका नेचर बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर होते हैं। डलहौसी एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में एक्सपांड करने के लिए। डलहौसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। पंजाब, पेगू इज ऑल्सो नोन एज लोअर बर्मा, ये दो स्टेट वॉर के थ्रू एनेक्स्ड किए गए थे। सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर विच इज इन MP, झांसी, बागत, नागपुर ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जिनके किंग का कोई हेयर नहीं था, इनका कोई सन नहीं था, इसलिए डलहौसी ने इन्हें एनेक्स्ड कर लिया। अवध को एनेक्स्ड करने के लिए ये एक्सक्यूज दिया गया कि अवध एक बहुत ही मिसमैनेजमेंट वाला स्टेट है और अवध को भी एनेक्स्ड कर लिया। निजाम्स प्रोविजन को एनेक्स्ड करने के लिए ये रीज़न दिया गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ ले लिया था, बहुत ज़्यादा इन पर कर्जा आ गया था, इसलिए निजाम्स प्रोविजन को भी एनेक्स्ड कर लिया। कर्नाटका एंड तंजौर को नेमशेक रूल एंड करने के एक्सक्यूज में एनेक्स्ड कर लिया गया। डलहौसी ने इंडिया में कई सारे रिफॉर्म्स भी करवाए, सच है सबसे पहले उन्होंने एक रेलवे लाइन स्टार्ट की इंडिया में मुंबई एंड थाने के बीच में 1853 AD में, एंड एक वायरलेस सिस्टम सेट किया इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में। उन्होंने एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया एंड इंग्लिश एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की। एक्सेट्रा रिफॉर्म्स उन्होंने अपने टाइम पीरियड में किए एंड उन्होंने एक लॉ भी पास किया टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। 100 ईयर्स में फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 से लेकर अब तक ब्रिटिश रूल एंड एम्पायर
दोनों ही एक्सटेंड हो गए थे, बट ये जो प्रोसेस थी इसमें ब्रिटिशर्स को इंडियन स्टेट्स के डिससेटिस्फेक्शन फेस करने पड़े थे, और ये डिससेटिस्फेक्शन फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 एडी में दिखाई दिया। नाउ व्हाट वाज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी इन इंडिया? विद इन द 100 years ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया हमें रियलाइज होता है कि इंडिया एक अनकम्पेरेबल पोजीशन पर थी पूरे वर्ल्ड में, एंड अब वो एक ऐसी कंट्री बन चुकी थी जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है इंग्लैंड के लिए। बंगाल कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिम 1708 से लेकर 1756 तक एक्सपोर्ट करता है, बट ड्यूअल पावर पॉलिसी के बाद बंगाल की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द डुअल पावर पॉलिसी को द्विमुखी शासन भी कहते हैं। ये सबसे पहले बंगाल में अप्लाई हुआ था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के पास सारे पावर होंगे, पर उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और जो भी पर्टिकुलर स्टेट का किंग है उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पर उनके पास कोई पावर नहीं होगा। कंपनी के अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज इंडियन पीजेंट्स को डेप्टर बना देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज पर अनफेयर टैक्सेस इम्पोज करती है। ब्रिटिशर्स प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यू पॉलिसीज अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ विच इंडियन इंडस्ट्रीज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। इंडियन आर्टिसन पुअर एंड अनएम्प्लॉयड हो जाता है। कंपनी ट्रेडर्स फोर्सफुली बंगाल के वीवर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि वो कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी क्लोथ की प्रोवाइड करे। अगर कोई वीवर रिफ्यूज़ करता है तो उसे पनिश्ड कर दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले इंडियन विलेजेस सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस थे। उनके आने के बाद इंडियन विलेजेस डिपेंडेंट एंड पुअर बन गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England started. And in Mumbai, Madras and Kolkata, development of the ports also took place. After that, social impact of the company rule in India. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर की वजह से लोगों के थॉट डेवलप्ड हुए। उनमें जो स्पिरिट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, वो स्ट्रांग बनी। इंडियन सोसाइटी में कई सारे रॉन्ग सोशल कस्टम, राइट्स एंड रिचुअल थे, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बैराम जी मालबारी एक्सेट्रा लीडर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प से ये सभी रॉन्ग सोशल कस्टम्स बंद करवाए। इंडिया में उन लोगों की डिमांड होने लगी जिन्हें इंग्लिश आती थी या जिन्हें इंग्लिश का नॉलेज था, बिकॉज द ब्रिटिश रूल था इंडिया में, और इंडिया में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होता था वो सब इंग्लिश में होता था। लॉर्ड मैकॉली के हार्डवर्क की वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई। चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन पर मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से एक पूरा ग्रुप बन जाता है लोगों का इंग्लिश नॉलेज के साथ, एंड ये ग्रुप आगे जाके सोशल रिफॉर्म के लिए डिमांड करता है, एंड दे गिव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। हैंस द कंक्लूजन इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज गेन करने आए होते हैं। कंपनी रूल इंडिया में गुड एंड बैड रिजल्ट दोनों प्रोड्यूस करता है इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। कंपनी ने नई नई पॉलिसीज अडेप्ट करना स्टार्ट किया इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाने के लिए एंड इंडिया को पुअर। जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किए, वो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिशियल प्रूव्ड हुए।